हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि मैं बनाने वाला हूं, और साथियों आप लोगों ने बहुत अच्छा सराहा था इस वीडियो को, और पोल में भी मैंने पूछा था तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिमांड करे थे। तो चलिए डिमांड को लेकर हाजिर है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है। दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतह को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना छुए कैसे पहचान करते हैं हम लोग। तो उसका आंसर होगा, किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस अथवा कांच का वृत्ताकार प्लेट के सामने बारी बारी से उंगली ले जाता है कि यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है तो वह अवतल लेंस होगा। यदि उंगली वास्तविक आकार में होगी तो वह वृत्ताकार पट्टिका होगी। इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए इसका क्या आंसर होता है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, अंतर वाला क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो लेफ्ट और राइट में लिखेंगे, अर्थात एक भाग को बायां में और एक भाग को दायां में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे उत्तल लेंस को बायां में लिखा है और अवतल लेंस को दायां में लिखा। अब चलते हैं इसके कंपेयरिंग की ओर। तो पहला पॉइंट में होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक, काल्पनिक एवं दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा एवं वस्तु के आकार तीनों प्रकार का बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा एवं सीधा दोनों बनता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, और इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, भागिएगा मत। ये सेशन हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। दूरदृष्टि दोष था ना, यह है, नेत्रगोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस नज़दीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, इसलिए आँख नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है। इसी दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी की उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। हो गया, इसका भी आंसर हम लोगों ने जाना। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर होगा, प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक उपकरण में धारा के प्रवाह को संचालित के लिए अलग अलग स्विच लगे होते हैं। स्विच हमेशा विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। इससे यह लाभ है कि यदि एक परिपथ को कोई स्विच बंद हो तब भी अन्य उपकरण के परिपथ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा यह परिपथ से जुड़े सभी उपकरणों को समान वोल्टता प्रदान करता है। ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होता है। इसलिए लैंप, बिजली का आयरन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पर प्रचलन के लिए बनाया जा सकता है। अर्थात सारे जो हमारे उपकरण हैं सही तरीके से काम करते हैं, इसलिए घरों में क्या होता है, समांतर क्रम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। यह है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर जो है सो समानुपाती हो जाएगा आई बाई ए का, अर्थात आर जो सो यहाँ पे रो लाया गया है। रो एक क्या है, प्रतिरोधकता का विशिष्ट प्रतिरोध है, जहाँ रो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोधकता कहलाता है। दिए गए ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता नियत होती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। हाँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, ओम मीटर होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो चलिए देखते हैं बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ओके, तो बिजली के बल्ब में बारीक तार की ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। इसी फिलामेंट में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें प्रकाश मिलता है। यदि फिलामेंट से हवा के माध्यम से धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह फिलामेंट हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसीलिए बल्ब का हवा निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। हो गया, इतना सिंपल था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगला जो हमारा है ना वो है क्वेश्चन नंबर 7। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। चलिए इसका आंसर जानते हैं। ओके, तो आगे हम लोग 7 क्वेश्चन पे। यह है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है क्योंकि क्या होता है ना, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इतना सारा सिंपल सा आंसर हो गया इसका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, इसका भी लिंक जो है सो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। चलिए फिर भी यहाँ जानते हैं इसका क्या आंसर है। नेत्र लेंस कड़ा हो जाने के कारण उसकी संवेदन क्षमता में कमी आ जाती है। इसी दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं और इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस काम में लाया जाता है। ये तो सिंपल सा था और इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो 5 नंबर या 6 नंबर होल्डिंग का है। तो देखते क्या है, ये है प्रतिरोध क्या है। किसी कुंडली का प्रतिरोध अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा होता है, अर्थात R बराबर V/I होता है, यहाँ पे जैसे है भी। चलिए अब इसका क्या था, कैसे कैसे निकालेंगे। तो अब है आगे, विभवांतर और धारा पर प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चित्र के अनुसार वोल्ट मीटर को समांतर तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ये रहा वोल्ट मीटर और ये रहा अमीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तथा W चालक तार को क्रमशः MNST से जोड़कर धारा को बढ़ाया जाता है। W को बारी बारी से MNST से सटाकर एमीटर में धारा तथा वोल्ट मीटर का पठन लेकर हर एक स्थिति में
V/I का मान प्राप्त करते रहते हैं, मतलब वहाँ पे कितना प्रतिरोध है प्राप्त करते रहते हैं, तथा हर एक अवस्था में प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। R अधिक रहने पर विभवांतर, रजिस्टर अधिक रहने पर समान विभवांतर के लिए धारा I कम प्रवाहित होगा। इसी नियम से क्या करते हैं हम लोग, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध निकाल लेते हैं। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डायनमो की बनावट, क्रिया एवं सिद्धांत का चित्र से वर्णन करें। तो चलते देखते हैं डायनमो की बनावट कैसी है। बनी रहिएगा मेरे साथ, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं। ओके, ये 5 मार्क्स का है तो थोड़ा सा बड़ा लगता है। चलिए लिखते हैं। डायनमो एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने इतना जाना। अब इसमें क्या है ना, इसका जो है सो वर्णन करने का है चित्र सहित, वो देखते हैं। माना कि NS एक शक्तिशाली नाल चुंबक है जिसके मध्य में ABCD एक कुंडली है जिसका सिरा वलय R1 तथा दूसरा सिरा वलय R2 से जुड़ा हुआ है। वलय पर कार्बन का ब्रूस C1 तथा C2 से लगा रहता है जिसे संयोजक तार लगाकर उसे बल्ब से जोड़ा जाता है। कुंडली एक धुरी से जुड़ी रहती है जो अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र रहती है। इसका जब फिगर देखेंगे ना तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने ऐसा ही बताया है कि यहाँ पे ये वलय हो गया ABCD करके जो है सो ये अब यहाँ पे दो ये भी है नॉर्थ और साउथ करके बताया था मैंने फिगर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली ABCD है ना, कुंडली ABCD को घूमती है तो चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। पहले अर्ध चक्र क्रम में धारा AB को CD की ओर तथा अगले अर्ध चक्र में DC से BA की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार हमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। चलिए और आगे लिखेंगे, किसी यांत्रिक संसाधन के सहारे लोहे के वृत्ताकार शक्ति को तेजी से घुमाते हैं तब चुंबक के अंदर आर्मेचर तेजी से घूमता है। चुंबक के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है और धारावाही तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युतीय संसाधन स्वचालित होते हैं। ज्यों ही आर्मेचर क्षैतिज क्रम में आता है त्यों ही आर्मेचर और नाल चुंबक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होना बंद हो जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है और धारावाही तार ऋण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ना केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का। चलिए वो है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो बहुत ही आसान सा इसका क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। चलिए यहाँ पे पूछा गया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ पर CH4 + 2O2 तो ये बनता है CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा। इस रिएक्शन को याद रखेंगे, ये जरूरी है। फिर है अगला ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोक की भाप के साथ अभिक्रिया C + H2O प्लस ऊष्मा, तब ये बनता है CO + H2 गैस। तो अब जानेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। चलिए यहाँ पे तो क्वेश्चन है 2 मार्क्स होल्डिंग के लिए, लेकिन आंसर कुछ इतना दिया है ना, इतना में 5 मार्क्स भी दिया जा सकता है। आप देखिए ये है
विरंजक चूर्ण का निर्माण सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होता है। ये CaOH का हॉटवाइस प्लस Cl2, तो ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O। अब बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशेष टावर लेते हैं जिसके ऊपर से शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जाता है और नीचे से क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन ऊपर तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः अवशोषित हो जाता है तथा बुझा हुआ चूना विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। इसका गुण क्या होता है और हम लोग गुण जान लेते हैं, गुण और उपयोग। गुण है इसका, विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है या आती है। यह जल में घुलनशील होता है परंतु पूरी तरह विलय नहीं। यह वायु में CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन खो देता है। जैसे CaOCl2 प्लस CO2, ये बनाता है CaCO3 प्लस Cl2, ये जो गैस हो जाती है। चलिए, इसका उपयोग है कागज़ तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को रोगाणुरहित करने में, मतलब जल को साफ करने में, बिना सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में, और क्लोरोफार्म बनाने में भी प्रयुक्त होता है इसका, और यह प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो ये हो गया विरंजक चूर्ण का नाम, गुण और उपयोग हम लोगों ने जाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। ओके, चलिए, यह है जिंक को Fa सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक आयरन सल्फेट के से आयरन को विस्थापित कर देता है। जिंक आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक क्या है ना, Fe से ज़्यादा क्रियाशील होता है, आयरन से ज़्यादा क्रियाशील। इसके लिए अभिक्रिया है, ये है Zn प्लस FeSO4, तो ये बनाता है ZnSO4 प्लस Fe। तो हमने इसका रिएक्शन भी जान लिया। चलिए, ये इसे बोला जाए तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 14। ओके, यह है इथेनॉल से जब ऑक्सीकरण परमाणु प्रतिक्रिया करता है तो इथेनॉल के 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीकरण परमाणु से संयुक्त होकर जल का एक अणु बनाकर अलग हो जाते हैं, जिससे इथेनल एसिटल्डिहाइड बनता है। किसी अणु से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर बने हुए इथेनॉल से जब एक परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इथेनोइक अम्ल बनता है, और ऑक्सीकरण की जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसीलिए इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल का बनना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या प्रतिक्रिया है। चलिए हम लोगों ने इसे भी जाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। चलिए देखते हैं। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक होता। तो n बराबर C/B से या निकालते हैं V बराबर C/N। जैसे n सबसे अधिक है तब भी सबसे छोटा होगा, इसीलिए हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। हो गया ना, वो 2.42 था, हीरा का अपवर्तनांक था जो सभी पदार्थों में अधिक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है। चलिए इसे भी जानते हैं। ओके, ये है तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर रखा जाए
तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतर के बाद प्रकट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इनका मूल आधार है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ वर्ग कहलाते हैं और आवर्त सारणी में क्षैतिज जो पंक्तियाँ होती है वो आवर्त कहलाती है। तो हो गया, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी जान लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है एस्टर किसे कहते हैं, यह कैसे बनते हैं, ये प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं एस्टर के बारे में। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें COO समूह होता है एस्टर कहलाता है। ठीक। एथेनोइक अम्ल थोड़े से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टरों को बनाता है या एस्टरों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए जब एथेनोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ गरमाया जाता है तो एथिल एथेनोएट नामक मधुर गंध वाला एस्टर बनता है। ये CH3COOH एथेनोइक अम्ल है। इसे C2H5OH एथेनॉल के साथ गर्म किया है, कंसनट्रेट H2SO4 भी मिलाया हुआ है, तब ये बनता है हमारा CH3COOC2H5 प्लस H2O एथिल एसीटेट। इसे मधुर गंध भी मिलता है। यह प्रकृति में फूलों तथा फलों में पाया जाता है। तो हम लोगों ने जाना इसके बारे में। चलिए अब जानते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा लिखने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, यही है हमारा धोवन सोडा। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। चलिए यहाँ पे धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा को हमने कंपेयर करा है, और जब भी हम हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि जब भी डिफरेंस लिखनी हो तो लेफ्ट और राइट में लिखेंगे। तो एक साइड मैंने धोबिया सोडा लिखा है और दूसरे साइड बेकिंग सोडा लिखा है। तो अब पहले इसका करते हैं इसके सूत्र से। तो लिखिए धोबिया सोडा में रासायनिक सूत्र होता है, इसका सूत्र Na2CO3.10H2O होता है, और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। ठीक है। अगला है इसका रासायनिक सूत्र किसका, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, यह है धोवन सोडा का। सल्वे द्वारा इसको बनाने में अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, जबकि बेकिंग सोडा को बनाने के लिए Na2CO3 के जलीय विलयन से CO2 को गुजारना पड़ता है। तो हम लोगों ने जाना धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, इथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से करें। इथेनॉल के दो उपयोग को भी लिखें, और यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स होल्डिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। ओके, किण्वन विधि। एथेनॉल शर्करा या स्टार्च के किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। यह खमीर या ईस्ट की उपस्थिति में होता है, जिसमें दो एंजाइम इन्वर्टेज तथा जाइलेम होते हैं। ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। रिएक्शन है C12H22O11 प्लस H2O, ये भी हमारा है शर्करा। अब इन्वर्टेज प्लस जाइलेम ये खमीर में होता है, ये बनाएगा हमारा 4C2H5OH प्लस 4Ca2। एथेनॉल हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक। अब लिखेंगे किण्वन के बारे में थोड़ा सा। ये है किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शर्करा के किण्वन की अभिक्रिया 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक के नियंत्रित ताप प्रास पर की जाती है। शक्कर के किण्वन की अभिक्रिया एक ऐसे पात्र में की जाती है जिसमें किण्वन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर तो जा सकती है, परंतु वायु की
परंतु वायु पात्र में अंदर नहीं जा सकती। इससे किण्वन से बने एथेनॉल का वायु की ऑक्सीजन द्वारा अपचयन नहीं होगा। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का तनु जलीय विलयन प्राप्त होता है। एथेनॉल का जल से पृथक्करण तथा शुद्धिकरण आसवन की प्रक्रिया द्वारा कर लिया जाता है। तो अब हम लोगों ने एथेनॉल बना लिया है। अब इसके उपयोग लिखेंगे। एथेनॉल का उपयोग शराब के रूप में, टिंचर आयोडीन के निर्माण एवं कफ सिरप तथा टॉनिक आदि बनाने में किया जाता है। तो ये हो गया एथेनॉल के उपयोग भी हम लोगों ने जाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कार्बन क्या है। अपरूपता से क्या समझते हैं, कार्बन के कितने अपरूप हैं। 100 उदाहरण लिखे, अर्थात वर्णन करना है उदाहरण सही। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। कार्बन एक तत्व है। पृथ्वी पर 0.02% एवं वायु में 0.3% या 0.03% कार्बन की उपस्थिति है। रासायनिक गुण समान किंतु रासायनिक संरचना भिन्न भिन्न वाले कार्बन यौगिक अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के मुख्य अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट। इसकी संयोजकता 4 होती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक फुलेरिन भी होता है, लेकिन फुलेरिन को यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो 2 ही हम लोग मान के चलते हैं। अपरूपता तत्वों का एक गुण जिसके द्वारा कोई तत्व ऐसे कई रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, वो अपरूपता कहलाता है। अब जानते हैं हम लोग हीरा के बारे में। चलिए, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यह कार्बन के परमाणुओं से बना है। इसकी संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। इसमें कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, जिससे कार्बन की सभी संयोजकता संतुष्ट रहती है और एक सुदृढ़ त्रिविमीय संरचना बनाती है। ठीक है, हम लोगों ने हीरा के बारे में जाना। अब जानते हैं ग्रेफाइट के बारे में। यह कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। इसकी संरचना षटफलकीय होती है। इसमें कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु के 3 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, जिससे षटकोणीय जाल की परतें बनती हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल एवं विद्युत संयंत्र में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। तो हो गया, हम लोगों ने जाना कार्बन के अपरूपता और इसके प्रकार के बारे में। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी ने हम लोगों ने जाना कार्बन के बारे में और उसके अपरूपता के बारे में। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से। और पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती क्या है और पौधों के लिए इसका महत्व क्या है। पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चलनी नलिकाओं द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जल अवशोषण को नियमित करता है एवं पौधे को तापमान संतुलित रखता है। इसी कारणों से क्या होता है ना कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास सांस लेने में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। ओके, हम लोगों ने मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी डिफरेंस लिखेंगे तो लेफ्ट और राइट में लिखेंगे। यहाँ भी वही काम किया गया है। चलिए, श्वसन और श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग और एस्पायरेशन में अंतर है। तो यह है श्वसन में यह एक जैविक रासायनिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास में यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, श्वसन में बढ़ते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित रहता है। इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास जो है सो ब्रीथिंग है, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। फिर श्वसन में लिखेंगे, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जबकि इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है।
श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होता है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होता है। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट करना भी चाहें तो कर लें। कर लिए ना। चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर क्या है। चलिए यह है जाइलम निर्जीव ऊतक है। यह जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है। यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊपर की तरफ गति में सहायक है, फ्लोएम नीचे की तरफ गति करता है। तो ये हो गया जाइलम और फ्लोएम में उत्तर। चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 24 और ये हमसे पूछा है अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगते हैं, क्यों, इसका क्या कारण है। तो चलिए हम लोग ये भी देखते हैं। ओके, खिलाड़ियों की मांसपेशियों में क्रैम्प होने का कारण यह है कि अत्यधिक व्यायाम से मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज के विघटन से प्राप्त प्रथम पायरुवेट 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण क्रैम्प उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये भी हम लोगों ने जाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो ये है एक लिंगी एसेक्सुअल तथा द्विलिंगी बाइसेक्सुअल की परिभाषा एक एक उदाहरण दे करके कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका जो आंसर है ना, एक लिंगी का पहले डेफिनेशन जानते हैं। वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हों उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य और कुछ जानवर भी। द्विलिंगी, जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं तो उन्हें द्विलिंगी कहा जाता है। इसका उदाहरण है केंचुआ। चलिए हम लोगों ने इसे भी जाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, आइए देखते हैं आगे। वनों से हमें अनेक प्रकार की मूल्यवान लकड़ी, जलावन, फल फूल तथा प्राणदायक गैस ऑक्सीजन प्राप्त होती है। साथ ही वन्य प्राणी भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनसे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। इसलिए हमें वनों एवं वन्य जीव का संरक्षण अवश्य करना चाहिए, ताकि अपने आगे आने वाले पीढ़ी को भी एक सुरक्षित संसार सौंप सकें। तो हो गया, इसका भी इतना प्यारा सा जवाब था। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, आइए जानते हैं इसका भी आंसर। ओके, तो देखते हैं इसका भी क्या है। जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष रसायनों को उत्पन्न करती है। ये रसायन या हार्मोन्स जंतुओं को सूचनाएं संचारित करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ये है उत्तकों में विशिष्ट गुण होते हैं जो अपने लिए आवश्यक हार्मोन को पहचान कर उसका उपयोग बाहरी या भीतरी स्तर पर करते हैं। विशिष्टीकृत कार्यों को करने वाले अंगों को
समन्वय कर हार्मोन अपना विशिष्ट प्रभाव दिखाता है। इन्हीं सभी प्रक्रियाओं से जंतु में क्या होता है, रासायनिक समन्वय होते रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा है वो है मधुमेह से आप क्या समझते हैं, अर्थात डायबिटीज़ जो है सो वो क्या है। तो चलिए देखते हैं डायबिटीज़ क्या है। बने रहिएगा मेरे साथ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा ये सेशन होने वाला है और हो ही रहा है अभी तक। ओके, तो ये है डायबिटीज़ मिल्टेज, जिसे सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है। अपचय संबंधी डायबिटीज़ बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है। मधुमेह का कारण होता है या तो अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से अपचित नहीं करती। या साधारण भाषा में कहना चाहें तो जब हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन नामक की हार्मोन की या तो कमी आ जाती है या अत्यधिक हो जाता है, तब क्या कमी आ जाती है तो डायबिटीज़ नामक रोग होता है। या शर्करा जब बढ़ जाता है तब क्या होता है, डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो ये है, वो कह रहा है वृक्क के आंतरिक संरचना का वर्णन करें, अर्थात किडनी का आंतरिक जो संरचना है ना उसका वर्णन करना है। और ये है 5 मार्क्स होल्डिंग क्वेश्चन, तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, बड़ा थोड़ा सा हो ही सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। वृक्क एवं इसके अनेक सहायक अंग मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है जो केवल उत्सर्जित पदार्थ को उपयोगी पदार्थ से छानकर अलग करता है। वृक्क भूरे रंग का सेम के बीज के आकार का बीन की संरचनाएं होती है जो उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ होती है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर चौड़ा व 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यकृत की वजह से यहाँ दायां वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है, जबकि भीतरी किनारा धंसा हुआ होता है, जिसे हाइलम कहते हैं। वृक्क के अंदर दो भाग दिखाई पड़ते हैं, बाहरी भाग कार्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। कार्टेक्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोडला से धंसकर कगारे बना लेता है, जबकि वर्तनी के वृक्कीय स्तंभ, वर्तनी को वृत्तीय के स्तंभ कहते हैं, कगारों के मध्य मेडुला त्रिकोणीय उभार बनाता है, जिसे वृक्क पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स का चौड़ा भाग कार्टेक्स की ओर होता है। वृक्क की संग्रह नलिका इन्हीं पिरामिड से जुड़ी रहती है। कॉर्टेक्स में प्रत्येक वृक्क नलिका का बोमेंस संपुट कोशिका गुच्छ समीपस्थ तथा दूरस्थ मतलब नज़दीक या दूर कुंडलिका से, कुंडली नलिका से जुड़ा होता है या उसका भाग होता है। ठीक है, वृक्क नलिका की ओर हेनले पासी तथा संग्रह नलिका मेडुला में स्थित रहती है। समस्त संग्रह नलिकाएं वृक्क की भीतरी सतह पर मूत्रवाहिनी में खुलती है। मूत्रवाहिनी का अग्रभाग चौड़ा एवं कीप के आकार का होता है, इसे वृक्क गणिका कहते हैं। वृक्क में बना हुआ संग्रह नलिका से वृक्क गोनिका आता है और फिर मूत्रवाहिनी में पहुंचता है। मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है, इसमें मूत्र नलिका निकलती है। मूत्र नलिका एक पेशीय थैले जैसी संरचना है, संरचना में खुलती है, जिसे मूत्राशय भी कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना, और एक बार क्या करते हैं इसका फिगर देख लेते हैं बड़ा करके। ये सीम के बीज का आकार का होता है।
वृक्क एवं इसके अनेक सहायक अंग मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र सिस्टम कहलाते हैं। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है जो केवल उत्सर्जित पदार्थ को उपयोगी पदार्थ से छानकर अलग करता है। वृक्क भूरे रंग का सेम के बीज के आकार का होता है जो उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ होती है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यकृत की वजह से यहाँ दायां वृक्क बाहरी किनारा उभरा होता है जबकि भीतरी किनारा धंसा हुआ होता है। इसे हाइलम कहते हैं। वृक्क के अंदर 2 भाग दिखाई पड़ते हैं जिसमें बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। और इसका जो है सो फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है। यदि आप फिगर स्क्रीनशॉट कर लेते हैं तो वो भी काम आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कॉर्टेक्स मेडुला के बारे में कुछ नीचे दिया गया है, उसे भी थोड़ा जानते हैं। वो ये दिया गया है, कॉर्टेक्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेडुला में धंसकर कगारे बना लेता है जिन्हें बॉटनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। कगारों के मध्य मेडुला त्रिकोणीय उभार बनाता है जिसे वृक्क पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स का भाग कॉर्टेक्स की ओर होता है। वृक्क की संग्रह नलिका इन्हीं पिरामिड से निकलती है। कॉर्टेक्स में प्रत्येक वृक्क नलिका का बोमेन, संपुट, कोशिका गुच्छ, समीपस्थ तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका का भाग होता है। वृक्क नलिका की हेनली पाशी तथा संग्रह नलिकाएं मेडुला में उपस्थित होती है। समस्त संग्रह नलिकाएं वृक्क की भीतरी सतह पर मूत्रवाहिनी में खुलती है। मूत्रवाहिनी का अग्रभाग चौड़ा एवं कीप के आकार का होता है। इसे वृक्क गोनिका कहते हैं। वृक्क में बना हुआ संग्रह नलिकाओं से वृक्क गोनिका आता है और फिर मूत्रवाहिनी में पहुंच जाता है। मूत्रवाहिनी के पीछे की ओर मूत्राशय खुलती है। इसमें मूत्र नलिका निकलती है और मूत्र नलिका एक पेशीय थैले जैसी संरचना में खुलती है जिसे मूत्राशय कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना वृक्क के बारे में। एक बार यदि और उसके फिगर को देखेंगे तो वो हमारा कुछ इस तरह का फिगर होता है। ये सेम के बीज के आकार का होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण किस प्रकार का होता है? तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। स्तनधारियों को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वे समतापी होते हैं। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए स्तनधारियों को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता बनी रहती है। ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति आवश्यक है। दोहरा परिसंचरण तंत्र के द्वारा कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक सफलतापूर्वक की जाती है जिससे पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस ऊर्जा के परिसंचरण तंत्र में हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर आपस में मिलने से बचे रहते हैं। यह व्यवस्था ऑक्सीजन की कुशलता पूर्वक आपूर्ति के लिए आवश्यक है। दोहरा परिसंचरण तंत्र में रुधिर पूर्ण शरीर में वितरित होने के पहले 2 बार हृदय से गुजरता है। मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद एवं 2 निलय होते हैं। आलिंद एवं निलय अंतर आलिंद निलय भित्ति द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। पूरे शरीर में एकत्र करके लाया गया विऑक्सीजनित रुधिर महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में जाता है। दाएं अलिंद से संकुचन से रुधिर दाएं निलय में पहुंचता है। निलय के प्रकुंचन से विऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से यह ऑक्सीकृत होकर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा पुनः
हृदय के बाएं अलिंद में आ जाता है। ऑक्सीकृत रुधिर बाएं नीले द्वारा महाधमनी में पंप कर दिया जाता है। महाधमनी में रुधिर पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह से जो है सो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में रक्तचाप भी नियंत्रित होते रहता है। चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।